हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूक्लियाई। उसके पहले हम लोग ने एटम, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और सेमीकंडक्टर जो हमारा चैप्टर है उसको कवर किया था। न्यूक्लियाई। अब देखिए, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताने वाला। वो पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट समझाऊंगा, वो फॉर्मूले समझाऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.in and we shall remove the same. तो ये जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियाई, इसका वेटेज अगर देखा जाए तो ये लगभग 2% का वेटेज, यानी कि हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है इससे। 2024, 23, 22, 21, अब 22 में दो क्वेश्चन आ गए। 21, 20 और 19, 18 सब में देखिए एक एक क्वेश्चन आ रहा है। और इनकी जो हमारी डिफिकल्टीज है, अगर उसके लेवल को अगर हम देखें तो कैसा है, एवरेज है। ठीक है, ज्यादातर जो है वो एवरेज है या इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके के टॉपिक्स हम लोग को कवर कर लेने चाहिए, इसीलिए इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको पहले रखा गया ताकि आप इन टॉपिक पे समय कम दें बट हाँ स्कोर अच्छा कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस पे वही चीज बस आपको ये याद रखना है कि मैं जो भी चीज यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ इतना ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि हाँ, आपको टू द पॉइंट चीजें चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, experiments on scattering of alpha particle demonstrated that radius of nucleus was smaller than the radius of an atom by a factor of 10 to the power 4. इस चीज को मैंने जो न्यूक्लियाई से पहले हमने पढ़ा चैप्टर एटम, उस पे भी डिस्कस किया था जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। तो वहां पर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये चीज निकल कर आई कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो खाली रहता है, न्यूक्लियस बीच में एग्जिस्ट करता है। तो यहां से हम अब उसी चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम से रिलेटेड जो था डिस्कशन वो कल हो चुका है, न्यूक्लियाई के बारे में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर वॉल्यूम के टर्म्स पे देखा जाए तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो 10 टू द पावर माइनस 12 टाइम्स कम है वॉल्यूम ऑफ द एटम। इसका क्या मीनिंग और ये कैसे निकल कर आया? हमने ये देखा कि रेडियस में जो अंतर है वो ये है कि जब आप न्यूक्लियस के रेडियस पर 10 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर कहीं वो बनेगा हमारा रेडियस ऑफ द एटम। तो हमने निकाला एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको स्फेरिकल शेप का मानते हैं। स्फेयर मानने पर उसका स्फेयर का वॉल्यूम ही लगेगा, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि 4 का जब क्यूब करेंगे तो 12 टाइम्स ही बनेगा ना। तो इस तरीके से, यानी कि 10 टू द पावर 12, इतना अंतर होता है दोनों के वॉल्यूम में। तो अगर हमारा जो न्यूक्लियस है और जो वॉल्यूम ऑफ एटम है उसको कंपेयर करें तो 10 टू द पावर माइनस 12 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। एटमिक मास यूनिट, ये चीज आप लोग ने 9th में भी पढ़ा होगा, एटमिक मास यूनिट, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारे बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए एटमिक मास यूनिट क्या होती है। एटमिक मास यूनिट, जिसको कि अब हम लोग शॉर्ट में यू लिखते हैं, सिंपल, ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि आप एक कार्बन एटम ले, और ऐसा वैसा कार्बन एटम नहीं, उस कार्बन एटम का नाम है 6C12, या कार्बन 12 एटम बोलते हैं सीधे सीधे उसको। यानी कि एक ऐसा एटम जिसपे कि 6 हमारे प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और उसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन 12 एटम, और कार्बन के क्योंकि दूसरे आइसोटोप्स भी होते हैं जिसपे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, जिससे कि यहाँ पर 13 भी बन जाता है। तो क्या हुआ कि हमें एक पर्टिकुलर एटम को ही चूज करना है, कार्बन 12 एटम का। जो कार्बन 12 है उसको आप क्या करें, 12 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करें। तो जब आप उसको 12 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास ये कार्बन 12 का एटम है
और आपने इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए। अभी कितने हो गए? 6 हो गए। अब कितने हो गए? 8 हो गए। अब कितने हो गए? यहाँ पर 10 हो गए। और एक हम और कट अगर लगा दें तो ये हो जाएगा 12 इक्वल, यहाँ पर हमारे भाग निकल कर आ गए। उसपे से एक को आप चूज कर लीजिए। तो ये जो हमारा कहलाएगा, इसका मास जो होगा, इसका, ये कार्बन 12 एटम था। कार्बन 12 एटम के हमने 12 बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्से को ले लिया और उसको बोल दिया कि ये जितना मास का होगा उसको हम बोलेंगे 1U। यानी कि 1U, आपको इतना ध्यान रखना है बस कि मास ऑफ जो कार्बन 12 एटम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो वो 1U के बराबर होता है, जो कि निकल कर आता है 1.66059 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसमें से आपको राउंड ऑफ कर, या तो आप याद रखें तो राउंड ऑफ करके याद रखें इस तरीके से, 1.67 इंटू 10⁻27, या 1.6 इंटू 10⁻27, इस तरीके से आप याद रखें इसको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहां पर जो 1U है, इस पूरे चीज पे जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि 1U हमारा 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। अब बात आती है, एक आइसोटोप की बात आती है। आइसोटोप जानते होंगे आप कि कुछ हमारे पास एटम्स हैं जिनमें कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम थोड़ा कंपेयर करके देखें तो होता क्या है कि हमें तीन तरीके की चीजें मिलती हैं। एक तो होता है आइसोटोप्स, एक होता है हमारे पास आइसोबार्स, और एक निकल कर आता है आइसोटोन्स। तो अभी आइसोटोप्स की बात हो रही है। आइसोटोप में जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, या मान लीजिए एच है, जैसे 1H1 मैंने लिख दिया और 1H2 लिख दिया, 1H3 लिख दिया, तो 1H2, 1H3, 1H1, ये तीनों कहलाएंगे आपस में कि ये तीनों आइसोटोप है। ये जो 1H2, 1H3 है, ये आइसोटोप्स है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, और जो इनके हमारे मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पर 1H1 में हमें पता चल रहा है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। यहां से हमें पता चल रहा है कि एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ पर प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी है। यहाँ पर प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आइसोटोप से रिलेटेड। बाकी ये और इसका जो डिटेल होता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पर मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि सिर्फ उतना ही मैं बताऊंगा जितना आपको अभी एग्जाम में याद रखना है और सही तरीके से उसको यूज करना है बस। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 में। ये चीज याद नहीं रखनी है आपको, बस हाँ ये पता होना चाहिए कि हाँ जेम्स चैडविक ने इस टाइम कुछ हम डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन की। अब यहां से जो आगे है वो याद रखिए, ये वाली लाइन, अ फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन इज अनस्टेबल। जो हमारा न्यूट्रॉन है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है। जैसा कि एक प्रोटॉन फ्री स्टेट में रह सकता है, वैसा हमारा न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल होता है, वो डिके हो जाता है प्रोटॉन में। अगर उसको हम न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल लें तो जो न्यूट्रॉन है वो डिके हो जाता है और डिके होकर प्रोटॉन बन जाता है। प्रोटॉन हमारा स्टेबल एक तरीके का एक स्पीसीज है, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो स्टेबल है, जबकि न्यूट्रॉन अनस्टेबल है। और कहां पर अनस्टेबल है? न्यूक्लियस के बाहर। ये चीज याद रखिएगा। तो फिर से अब मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, अब फ्री न्यूट्रॉन। फ्री न्यूट्रॉन का मतलब क्या है कि एक ऐसा न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हो वो अनस्टेबल होता है, जबकि जो फ्री प्रोटॉन होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, लिखा हुआ ना अनलाइक, लाइक नहीं अनलाइक लिखा हुआ है। तो फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल और फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है न्यूक्लियस के बाहर। जबकि न्यूक्लियस के अगर अंदर की बात की जाए तो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टेबल वाली कंडीशन में रहते हैं, तभी एटम एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जिस्ट ना कर पाए। अब फिर क्या होता है कि जो
हमारा न्यूट्रॉन है, अगर फ्री स्टेट में है तो बहुत देर तक नहीं टिकता, वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है इनटू अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। यानी कि इसकी जो रिएक्शन बनती है वो कुछ ऐसे बनती है कि ये प्रोटॉन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारा एक दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो इसी रिएक्शन को अगर चाहे तो कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, बीटा निगेटिव और इस तरीके से। क्लियर? जबकि ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इसके जैसे फ्री फॉर्म में न्यूट्रॉन के अगर मीन लाइफ की बात की जाए तो लगभग 1000 सेकेंड्स, यानी कि 1000 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा डिके हो जाता है। क्लियर? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो इतना होता है 1.00866 यू। और यू हमें पता है कि 1.66 ऐसे करके होता है। तो उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ तो मिल जाता है 1.6749 इंटू 10 पावर किलोग्राम। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की भी अगर यहीं पर हम लोग बात कर ले तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए यहां पर कि ज्यादातर कैलकुलेशन में हम लोग क्या लेते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि कोई कैलकुलेशन अगर ऐसा है कि जहां पर मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन करने से आपका आंसर ही चेंज हो जाए, वहां पर आपको माइन्यूटली इनकी वैल्यूज को यूज करना होगा। जैसे कि एक की वैल्यू है 1.6749 इंटू 10 पावर 27 किलोग्राम। प्रोटॉन से ज्यादा हैवी होता है ये वाला न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन हैवी होता है यानी उसका मास ज्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा ही ये जा रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड ही है, हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड है, उनके मास से बात हो रही है, तो हम इन दोनों की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट चूज करेंगे। वरना अगर हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है कि अ, अगर एक चीज और है कि अगर हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग ना दिया हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अगर प्रोवाइडेड नहीं है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग नियरली इक्वल मानेंगे। देख पा रहे हैं ना, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। और इस तरीके से फिर हम लोग जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट मोस्ट ऑफ द केस पे ये यूज कर लेते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन है उस पे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यही चीज है ना। तो कहीं कहीं पर हाइड्रोजन का जो मास होता है उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं, वो ऐसा जैसे दिया होता है। मतलब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जो स्पीसीज हमारे पास बचती है उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर। बाकी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो है हम लोग ज्यादातर बराबर लेकर चलते हैं। बट अगर क्वेश्चन में पूछ ही लिया है कि उनके डिफरेंस की बात आ रही है, प्लस की बात आ रही है, उसमें पूछा ही गया है उन्हीं के मास की ही बात हो रही है, सिर्फ मास की ही बात हो रही है, तब हमें दोनों को अलग अलग लेकर ट्रीट करना होगा। वरना अगर कैलकुलेशन बाइंडिंग एनर्जी का है, लेटर सपोज, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का है, या जो क्यू वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो अगर ये सब चीज का है तो इस केस में हमें दोनों को बराबर लेकर चलना है। और फिर मास ऑफ प्रोटॉन दिया होगा तो उसको यूज कर लेंगे, या मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया होगा उसको यूज कर लेंगे। अब देखिए, जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो किस किस चीज से मिलकर बना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। देखिए, कभी भी किसी सिंबल की बात होती है, जैसे कि जेड है या एन है या कैपिटल एम है या अल्फा है, बीटा है, गामा है, या पी लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, रो लिखा है, स्मॉल पी लिखा है, स्मॉल वी लिखा है, कैपिटल वी लिखा है, स्मॉल एन, कैपिटल एन, एन ए, कुछ भी लिखा है, तो सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वांटिटी को याद रखिए। फॉर्मूला अगर आपका लिखा हुआ है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि पी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टी क्या है, यहाँ पर आर क्या है, स्मॉल एन क्या है। आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं याद होना चाहिए।
आपको याद होना चाहिए कि P जो है वो प्रेशर की बात हो रही है, V वॉल्यूम की बात हो रही है, N नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, जो T है वो टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसको कि हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर लेते हैं। जो कैपिटल N है यहां पर वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो होता है ए, वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर यानी कि Z प्लस एन। तो इस जैसे लिखा हुआ ना कि ए इज इक्वल टू होता है Z प्लस एन, तो इसको आपको ये याद रखना है कि मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि बराबर हो जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। न्यूक्लियॉन्स के नंबर के बराबर हो जाता है। न्यूक्लियॉन्स का क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज जो न्यूक्लियस में मौजूद हो, और न्यूक्लियस में दो ही चीज मौजूद होती है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। जैसे क्लास के अंदर बॉयज भी बैठे हो सकते हैं, गर्ल्स भी बैठी हो सकती है, बट एज अ होल जब हम बोलते हैं तो स्टूडेंट बोल देते हैं। बात समझ गए? उसी तरीके से अगर एक न्यूक्लियस है, वो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तरीके की स्पीसीज है, मतलब दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो हम वहां पर उनको कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जैसे कि स्टूडेंट बोल दिया जाता है क्लास में, उसी तरीके से यहां पर उनको न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे। तो हमेशा इस तरीके से चीजों को पढ़िए। एक सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए इक्वल टू Z प्लस एन, ये नहीं याद रखना आपको। मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये है पूरा। अब देखिए, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो, इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन को, Z, N और A, इन सबको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, जिसमें कि मान लीजिए कि कोई केमिकल है या कोई एलिमेंट है जिसका कि सिंबल एक्स है, कोई केमिकल सिंबल दे रखा है एक्स, यानी किसी एलिमेंट का सिंबल एक्स है, कुछ भी हो सकता है, जैसे Na है या H है या B है, ठीक है, या P है या N है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन सब की बात हो रही है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए यहां पर नाम दे दिया गया एक्स। तो एक्स के लिए अगर हमें जो इसकी ए की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, इन सभी को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम इन तीन चीजों में से ए, जेड और एन में से हम तीन चीजों में से सिर्फ दो चीजों का यूज करते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारा जेड और दूसरा है ए। जेड और ए का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमें ए पता चल गया तो हम इसमें जेड माइनस करके एन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मास नंबर होता है वो बराबर होता है एटमिक नंबर के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें चाहिए तो ए माइनस सेट कर देंगे, निकल कर आ जाएगा। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि 1H1 अगर हम लिख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो इसका Z है वो 1 है, जो इसका A है वो 1 है, यानी कि A जो होता है वो होता है Z प्लस एन। तो Z 1 है तो N की वैल्यू 0 होनी जरूरी है हाइड्रोजन के केस में, तभी ये 1 के बराबर आ रहा है। अब देखिए, द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बताए थे, ऑफ अ गिवन एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियाई है आइसोटोप के, उस पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट क्या होते हैं उनमें? न्यूट्रॉन्स। जैसे ड्यूटीरियम है, तो 1H1 और 1H2, इनमें अभी आपको मैंने बताया, तो वही है कि इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एक आइसोटोप हो गया हाइड्रोजन का। उसके बाद एक और हमारे पास आइसोटोप होता है, और वो होता है ट्राइटियम, वो होता है 1H3, ठीक है। क्या होता है? 1H3, जिसमें कि एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ड्यूटीरियम हो गया 1H2, और एक होता है 1H3, जिसपे कि एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर है कि जैसे आइसोबार्स की बात है, तो आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आइसोबार्स में जो हमारे मास नंबर है, उनकी
जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो ऑल न्यूक्लियाइड्स, अब जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनका क्या मीनिंग है? न्यूक्लियाइड्स का मीनिंग होता है जैसे कि 1H1 है, 1H2 है या 1H3 है। ये सभी क्या है? इन सभी को बोला जाएगा ये न्यूक्लियाइड्स है। ये क्या है? न्यूक्लियाइड्स है। अब इन न्यूक्लियाइड्स की बात हो रही है कि ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनका की जो मास नंबर है वो सेम हो, तो वो कहलाएंगे आइसोबार्स। जैसे कि 1H3 या 2He3, ये दोनों आइसोबार्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इनका मास नंबर है 3 और 3 वो दोनों बराबर है। क्लियर? तो ये हो गया आइसोबार्स। न्यूक्लियाइड्स विद सेम न्यूट्रॉन नंबर n बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर z, जैसे कि 80 Hg198 और 79 Au197, इनको कहते हैं आइसोटोन्स। इनको क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट पर नीट 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी पहले पूछा गया था, बट फिर भी हाँ, यह है कि जो इस तरीके की छोटे-छोटी चीजें हैं उनसे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया 12, 15 और 22 में, यानी कि कुछ साल बाद फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। अब देखिए यहां पर, न्यूक्लियस ऑफ अ मास नंबर A हैज अ रेडियस R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3। ये जो रिलेशन है R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3, ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाइड है जिसका कि मास नंबर A है, तो उसका जो रेडियस होगा हम तुरंत निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो हमारा रिलेटेड है मास नंबर से। किस तरीके से? कि R इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर R नॉट, और ये जो कांस्टेंट हमें मिलता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1.2 फेम्टोमीटर या 1.3 फेम्टोमीटर। इस तरीके से दोनों में से किसी भी वैल्यू को यूज किया जा सकता है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अभी हमने किसकी बात करी यहाँ पर? रेडियस की। अब यहाँ पर है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया? देखिए, आर जो है आप इसको यहाँ पर अगर पुट करें, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 इसका क्यूब, तो यहां पर बन जाएगा आर नॉट क्यूब। ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी से इस पर कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट को हटा सकते हैं। बाकी बचा ए टू द पावर 1/3 टू द पावर 1 टू द पावर 3, जो कि बन जाएगा ए। यानी कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है ए के, और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो दो चीजें यहाँ पर अभी तक आई, एक तो रेडियस और दूसरा वॉल्यूम। जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए टू द पावर 1/3 के, और जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के। अब डेंसिटी की बात आई, पहले रेडियस, फिर वॉल्यूम, फिर डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट होती है, ए पर डिपेंड नहीं करती। कोई भी जो न्यूक्लियस हो उसमें एक ही वैल्यू पर जो डेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर जैसे अगर बात आए कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट है कि नहीं, तो यहां पर ये कहा जाएगा कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो हमारी कांस्टेंट होती है, यानी कि वो डिपेंड नहीं करती है ए पर किसी भी न्यूक्लियाई के लिए। जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का ऐसा वॉल्यूम कुछ फॉर्म करें, यानी कि आप अपने घर में जो प्लास्टिक सीट्स होती हैं या आयरन सीट्स होती हैं उनका यूज करके आप 1 मीटर क्यूब एक फॉर्म कर दें, यानी कि 1 मीटर उसकी हाइट हो, 1 मीटर विड्थ हो, 1 मीटर लेंथ हो, और इसके अंदर आप अगर इसको भर दें, न्यूक्लियर मैटर को इसके अंदर भर दें, तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम। बहुत ज्यादा हैवी है ये।
क्यों? क्योंकि अगर इतने ही वॉल्यूम में अगर आप वाटर भरते, क्या भरते? अगर इतने ही वॉल्यूम पे अगर आप वाटर भरते तो वो होता सिर्फ 1000 किलोग्राम। समझे? तो देखिए कितना डिफरेंस है डेंसिटी में दोनों। अब आता है हमारे पास मास एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इन सब का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि हमें पता है कि एक जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इनको पास पास जब रखा गया होगा, इनको पास रखते वक्त एक चीज आती है कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, क्या वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे? क्या वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे? तो बिल्कुल कर रहे थे। एक लिमिट तक जो कोलम्बियन रिपल्सन था वो एक्ट हो रहा था, बट एक एक सर्टेन डिस्टेंस पर आने के बाद जो प्रोटॉन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर आने के बाद जो न्यूक्लियर फोर्स था वो इतना ज्यादा हो गया कि वो फिर हमारा पूरा न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है। और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी आती कहां से है, उसके एक्सप्लेनेशन में ही मास एनर्जी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने सुनी बहुत होगी। इस इक्वेशन को चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या ना हो, बहुत यूज किया जाता है। बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, जिसको कि हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आइंस्टीन ने दिया था ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो आइंस्टीन शोड दैट मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि अगर आपने 1 किलोग्राम कोयला लिया और उसको जला दिया तो उससे हीट निकल रही है, या आपने 1 किलोग्राम कुछ दूसरी चीज ली, उसको जला दिया और उससे हमें हीट निकल रही है। नहीं, वो बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही पता है? बात ये हो रही है कि जैसे हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारा जैसे पोटेंशियल एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वर्क लाइट में कन्वर्ट हो सकता है, लाइट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, या साउंड में कन्वर्ट हो सकता है। ये सब आपस में कैसे इंटरचेंजेबल है। तो इन्हीं के साथ ही मास भी लिखा जाएगा कि मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लियर? थोड़ा क्लियर हो रहा है? यानी कि ये नहीं कहा जा रहा कि 1 किलोग्राम आपने कोयला लिया जला दिया तो हीट निकल रही है। ये मास खुद ही एनर्जी है। ये कहा जा रहा है कि ये जो मास है वो खुद ही एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म ही है। तो यही है कि आइंस्टीन शोड दैट मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी कि हम मास एनर्जी जो है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी चीज की यहां पर बात हो रही है कि आइंस्टीन ने एक बहुत ही फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। आज जो हम फेमस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस चीज पे से ये निकल कर आया है, जिससे कि आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्मूले को। बाकी और जो यहाँ पर चीजें बताई उसमें से अगर आप सब कुछ भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान क्या आपको रखना है, दो चीजों का यहाँ तक, कि जो मास है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि जैसे मैंने अभी इक्विवेलेंट बनाई चीजें ना कि किसी भी तरीके की एनर्जी है वो हीट की है, या काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी है, उसी उसी सीरीज पे ही मास का भी नाम आ जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी ये कि अगर हम चाहते हैं कि ये पता करना कि उस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी है, यानी कि मास तो हम किलोग्राम्स पे काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मास में कितनी एनर्जी है वो जूल में पता चले, तो हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, और ये 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कहां पर? वैक्यूम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। C जो हम वेलोसिटी लेते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं इन वैक्यूम, जो कि इतने के बराबर होती है।
अब बात आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, अच्छा ये पॉइंट तो समझ गए ना आपकी, जो मास है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास से कुछ मास जैसे निकाल दिया जाए, जैसे कुछ मास अगर निकाल दिया जाए, तो ये जो मास निकला, अगर टोटल मास हमारा m था और इससे जो मास निकला थोड़ा सा, उसको अगर डेल्टा m बोल दे, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि ये जो अगर मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर ये पूरा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी होगी? ये हो जाएगी डेल्टा m c स्क्वायर। यानी कि जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उस मास की वैल्यू को आप c स्क्वायर से कर दें मल्टीप्लाई, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। और यही प्रोसेस यहाँ पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालते वक्त भी हो रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा इसको। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ये देखा गया, एक तो पहले इसका ये जो ग्राफ बना हुआ है ये है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है ये। और यहां पर अगर आप देखें तो जैसे हाइड्रोजन है, उसके आइसोटोप्स हैं, लिथियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको ऐसे दिया गया है, इधर यूरेनियम बता दिया गया, ठीक है, इधर बीच में इंडियम है और यहाँ पर आयरन है। तो ये जो हमें चीज दी गई है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस वाई एक्सिस, जो कि है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर में, और एक्स एक्सिस पर हमें दे दिया गया है मास नंबर। तो मास नंबर के बढ़ने पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बढ़ रही है। फिर एक रीजन आ रहा है जहां पर कि वो लगभग कांस्टेंट है, उसके बाद फिर थोड़ी सी घटने लगी। तो अब देखिए यहां पर कि ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो दो चीजें आ रही हैं, उनमें से पहला वाला जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, आखिर वो जनरेट कैसे होती है, क्या मीनिंग है उसका, क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जोड़कर एक न्यूक्लियस बना दें, तो सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग दिमाग में ये आता है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो बराबर हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस के। यही कहता है, सिंपल मैथमेटिक्स यही कहती है कि क्योंकि हम हमारे पास, या जो हमारा इंट्यूशन है वो यही कहता है कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो मिलाकर न्यूक्लियस फॉर्म किया है। यानी कि अगर आपके पास दो सेब हैं और उन दो सेब को अगर आप इंडिविजुअल रख हैं और उनका मास चेक करें, और उन दोनों को पास पास लाकर रख दिया है किसी तरीके से, और फिर उनके मास को चेक करें, तो सेम ही तो निकल कर आएगा। बट यहां पर आ जाता है थोड़ा सा डिफरेंस। होता क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप करें तो न्यूक्लियस तो फॉर्म हो जाएगा, बट साथ में कुछ मास जो होगा इसका, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का मोस्ट ऑफ द जो मास है वो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में तो इस्तेमाल हो जाएगा, बट कुछ मास जिसको कि हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन बनती है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम ऐड करें तो हमें मास ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा, प्लस कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिसको कि बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास द डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर हमारे जो प्रोटॉन है वो जेड है, जेड प्रोटॉन्स है, और जो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, जिनमें कि अब बचे कौन से, न्यूट्रॉन्स, तो वो है एन अगर। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है उनका नंबर हमें अगर पता है कि जेड और एन है, इस पे आप क्या करें, अगर इस पूरे न्यूक्लियस का मास मान लें कैपिटल एम, और इसके अंदर क्योंकि प्रोटॉन मौजूद होंगे, न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, और इसका अगर हमें ए पता है, तो ए हम जानते हैं क्या होता है, ए होता है जेड प्लस एन। यानी कि अगर आपसे एन निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप निकाल लेंगे ए माइनस जेड। अब देखिए यहां से जो मैंने यहां पर लिखा था कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास डिफेक्ट।
यानी कि मास डिफेक्ट जो हमारा होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इधर ले आए माइनस में, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको अगर थोड़ा जनरल तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा कि अगर Z वहां पर प्रोटॉन मौजूद है तो जो मास होगा प्रोटॉन का, यहां पर टोटल मास की बात आएगी, किसकी बात आएगी, टोटल मास की बात आएगी। तो जो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो हो जाएगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पर हमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है उनका मल्टीप्लाई करना है। फिर मास ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम कैपिटल M बोल दें तो ये मास डिफेक्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये जो मास हमारा है किस चीज का, न्यूट्रॉन का, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग निकाल सकते हैं A माइनस जेड करके। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चंस वगैरह में या कहीं पर भी जो चीज दी होगी वो इस फॉर्म में दी होगी इन्फॉर्मेशन। अगर n की वैल्यू नहीं दी है तो इस फॉर्म में दी होगी। तो n की जगह पर हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा Z MP प्लस A माइनस MN माइनस कैपिटल M इज इक्वल टू डेल्टा M। और यही यहां पर लिखा हुआ है, डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मास डिफेक्ट का। और ये कैसे निकल कर आया ये मैंने आपको बता दिया याद रखने के लिए। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। तो एक्चुअल में जितना मास होना चाहिए ये एक्चुअल मास होना चाहिए, बट इतना नहीं है। बचा कितना है, इतना मास बचा है। तो गया कितना है, वही डिफेक्ट है, गया है इतना मास। तो जो होना चाहिए जितना है हमने उसको माइनस किया तो वो निकल कर आ गया जो मास लॉस हो गया, जिसको कि बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूला कैसे आया, क्या हुआ। तो देखिए यहां पर अगर कैपिटल M की बात की जाए तो कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है, देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, अगर हमारे पास कोई एक एटम है तो हम ये कहेंगे कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसका कुछ मास हो सकता है, बिल्कुल होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड होता है। तो हमें ये चीज दी होती है कि जो मास है वो न्यूक्लियस का है कुछ, जिसको कि हम बोल रहे हैं M। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो बना हुआ है वो मिलकर बना हुआ है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन से और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। N को हम लिख सकते हैं A माइनस जेड करके। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका जो अभी मास है, इस न्यूक्लियस का जो मास है वो कैपिटल M है, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, होना इतना चाहिए था जितना इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हो, यानी कि ZMP प्लस A माइनस ZMN, इतना मास होना चाहिए था। बट एक्चुअल में जो इस न्यूक्लियस का मास है अब बन गया है वो कितना है, M है। तो बाकी गया किधर, वो एज अ मास डिफेक्ट आ गया। डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। ठीक है, समझ पे आ गया M क्या है, कैपिटल M क्या है। अब यहां पर देखिए कि जो फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होता है और इतना स्ट्रांग होता है कि वो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के ऑर्डर की। ठीक है, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के ऑर्डर की यहां पर बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, देखिए हमें पता है कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन या जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेम तरीके के चार्जेस अगर पास पास लाए जाते हैं तो उनमें लगता है रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स अगर लग रहा है जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन पास में रखे हुए हैं, तो आखिर कौन सा फोर्स है जो उनको बाइंड करके रख रहा है, तो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स
होता है जो कि उस कूलाम फोर्स को ओवरकम कर लेता है, यानी कि नेट जो फोर्स अब लग रहा होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है और इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियॉन की। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी के साथ आप बंधे हुए हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि एक घर में है, अपने घर में है, तो आप अपने घर के साथ किसी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं। एक तरीके से बोला जा सकता है, आपको आपके घर से एकदम से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? मतलब आप अपने घर से नहीं जाएंगे, कहीं भी होगा आप कोशिश करेंगे अपने घर में आने की, है कि नहीं? जैसे कि कोई आ जाए बाहर से और कह दे कि चलो घर से बाहर निकलो, नहीं तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस घर से बंधे हुए हैं। एक तरीके से मतलब सोचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, एनर्जी के टर्म्स पर जो न्यूक्लियॉन्स है वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं एक दूसरे से। और कितनी एनर्जी के साथ बांधे होते हैं? कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है। इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो ये ग्राफ जो है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। दो चीजें होती हैं, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी और एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे ईबी, इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरा आता है ईबीएन, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक शब्द है हमारा ईबी और दूसरा है ईबीएन। ईबी वो टोटल एनर्जी होती है पूरे न्यूक्लियस की जिसके साथ सब एक दूसरे को बांध के रखते हैं। जबकि जब हम क्या करते हैं, ईबी को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो, और वो कितनी मौजूद हो तो उनको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियॉन को हम बोल सकते हैं कि जितने प्रोटॉन हो, यानी कि Z प्लस N, यानी कि A। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि A, तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर A होता है। मास नंबर के बराबर ही न्यूक्लियॉन का नंबर होता है। तो हम A से जब डिवाइड कर देते हैं तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि एक न्यूक्लियॉन को बांधने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है। अब ईबी कैसे निकालते हैं, ईबीएन कैसे निकालते हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा। मास डिफेक्ट निकाल लिया हमने। तो देखिए, जो ईबी निकल कर आता है वो होता है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। इसको आप कैपिटल डेल्टा एम से लिखें या स्मॉल डेल्टा एम से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप ये याद रखिए कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा कैपिटल एम लिखा है वो भी मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा स्मॉल एम लिखें तब भी वो मास डिफेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी हमारा निकल कर आता है वो होता है मास डिफेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे याद रखें कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और उसको ही शॉर्ट फॉर्म में, इतने बड़ी चीज को शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बनाया गया। बट आपको पता होना चाहिए ना कि क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो ये निकल कर आ गई ईबी। इस तरीके से ईबी निकल कर आ जाती है। अगर आपने अब एक बार ईबी निकाल लिया और आप इसको डिवाइड करते हैं कैपिटल ए से, तो ये आ जाता है ईबीएन, यानी कि नंबर ऑफ, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल कर आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उससे हमने डिवाइड कर दिया टोटल बाइंडिंग एनर्जी को, या सिंपल बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो एक न्यूक्लियॉन को बांधने में कितनी एनर्जी लग रही है वो होता है ईबीएन। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, अब देखिए इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर ये जो हमारा ग्राफ है वो दो चीजों के बीच में बना हुआ है। एक तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी कि ईबीएन, ईबीएन, और ईबीएन वर्सेस ए यानी कि मास नंबर।
ईबीएन क्या है, इसको विजुलाइज ऐसा कर सकते हैं आप, ईबी और ईबीएन को। ईबी जो है वो जितना भी एनर्जी के साथ सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को बांध के रखते हैं वो कहलाता है ईबी। टोटल एनर्जी की बात हो रही है पूरे में। ईबीएन क्या होता है, अब देखिए, अगर इसी में से मैं ये पूछूं कि एक न्यूक्लियॉन को बांधने में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है एक न्यूक्लियॉन की, हम बोलेंगे वो ईबीएन के बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको निकालने का मतलब क्या है, ईबीएन क्यों निकालते हैं? ईबीएन इसलिए निकालते हैं कि जब हमें कंपैरिजन करना होता है दो न्यूक्लियस के बीच में, दो तरीके के न्यूक्लियस के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि आयरन है, ठीक है, Fe56, और एक है हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन O16। अब O16 के न्यूक्लियस में बैठे हुए न्यूक्लियन को बाहर बाहर लिख देते हैं O16, और ये जो है दूसरा कंसीडर करते हैं जैसे Fe है 56, ऑक्सीजन को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को थोड़ा सा छोटा, क्योंकि इस पे 16 है न्यूक्लियॉन्स और इस पे 56 है। तो अब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के उस पे 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, जो आयरन है उस पे जो न्यूक्लियॉन्स है वो 56 है। तो ईबीएन ये बताता है कि हमें इस पे एक न्यूक्लियॉन को अगर हम चूज ऐसे करें और पूछे कि वो कितनी एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, इसी तरीके से यहां पर इस आयरन में भी इस पे एक न्यूक्लियॉन को चूज करें और फिर पूछे कि वो कितनी एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ईबीएन। इसके टोटल एनर्जी की बात नहीं हो रही, हम टोटल एनर्जी का करेंगे क्या, टोटल एनर्जी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि एक में 16 न्यूक्लियॉन्स को बांधना है और एक में 56 न्यूक्लियॉन्स को बांधना है, तो ये इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। ये कहेंगे कि अरे मुझे 56 न्यूक्लियॉन्स को बांधना है और आप 16 न्यूक्लियॉन्स को बांध के बोल रहे हैं कि आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, ऐसे कैसे? बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स पर नहीं, आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के टर्म्स पर देखिए। मैंने एक न्यूक्लियॉन को बांधने में कितनी एनर्जी लगा रखी है आप उसको देखिए। तो जो इसकी होती है आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ईबीएन, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ईबी जो है वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ईबीएन अगर हमें निकालना है तो ए से डिवाइड करना पड़ता है, तो दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देंगे तो ईबीएन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ईबीएन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई ए, ये ऐसे लिख सकते हैं। बट वही है कि आपको पता होना चाहिए डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट कैसे आता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये चीज। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मीनिंग समझ पे आ गया, क्या मीनिंग है, क्यों इसका यूज करते हैं। और अब ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ इसीलिए बना है ईबीएन वर्सेस ए का, ताकि हमें पता चल सके कि जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है, यानी कि एक न्यूक्लियॉन को बांधने की जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ईबीएन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इस पूरे में जो एफई होता है इसकी ईबीएन सबसे ज्यादा होती है, और इनका जो ऑर्डर है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, तो इसमें से एक चीज कि जो एफई है, Fe56, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, ये याद रखिए। दूसरी चीज कि जब हम मास नंबर 30 से देख रहे हैं 170 तक, कुछ यहाँ 170 आएगा इस जगह पर 170 तक देख रहे हैं, तो हमें ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये लगभग इसका जो स्टीपनेस है वो एक जैसी है, यानी कॉन्स्टेंसी है बाइंडिंग एनर्जी। 30 से लगाकर 170 तक जो हमें मिल रहा है वो ऐसा बराबर से मिल रहा है, जबकि इसके पहले देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, फिर यहां पर लगभग बराबर हो गई और फिर 170 के बाद घटने लगी। यानी कि 30 से लेके 170 तक के बीच में हम ये देख पा रहे हैं कि हमें एक कॉन्स्टेंसी मिल रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। और ये क्यों है ऐसा, ये क्यों है ऐसा, इसका आंसर है
कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज्ड होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, कैसे समझना है आपको, ये समझिए। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 30 से लेके 170 के बीच में जो आता है, तो वो क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज्ड है। मीनिंग क्या है इसका आपको समझने के लिए, ये समझिए। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और उसमें बैठा हुआ है एक न्यूक्लियॉन। तो ये जो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनका नेचर चेंज नहीं होता है, चाहे आप प्रोटॉन का इस्तेमाल करें चाहे न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करें, दोनों में जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियॉन है और ये न्यूक्लियॉन अपने चारों तरफ वालों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसी अट्रैक्शन की वजह से ही ईबीएन का जन्म होता है। तो ये जो हमारा ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन है, इस न्यूक्लियॉन के पास अब देखिए, अगर एक हम यहां पर न्यूक्लियॉन रख दें, फिर दूसरा न्यूक्लियॉन यहां पर रख दे, तीसरा यहां पर रख दे, चौथा ऐसे रख दे, पांचवा ऐसे रख दे, ठीक है, सात, छठा, सातवां ऐसे रख दे, तो अब देखिए इसके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो कुछ है। अब अगर हम एक और न्यूक्लियॉन को रखते हैं यहां पर, तो देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई। अगर एक और इस तरीके से हम न्यूक्लियॉन को रखें तो उसकी डिस्टेंस और ज्यादा है, एक और न्यूक्लियॉन को रखा जाए तो उसकी डिस्टेंस और ज्यादा है। तो होता क्या है कि जब जब हमारे पास एक, जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन है और एक न्यूक्लियॉन और आया, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ती है। एक न्यूक्लियॉन और आया तो बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ती है, एक और न्यूक्लियॉन आया तो बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ती है, और आया और बढ़ी, और आया और बढ़ी, और आया और बढ़ी, और आया और बढ़ी। तो ये सब इसके पास पास ही है। ये स्फेयर में पूरे में रख रहा हूं मैं, पूरे स्फेरिकल शेप में रख रहा हूं, यानी कि एक बॉल बीच में, उसके चारों तरफ, उसके वॉल्यूम में पूरे चारों तरफ। बट जैसे ही एक सर्टेन वैल्यू उसने रीच करी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, तो अब ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है उस पहले वाले न्यूक्लियॉन से दूर हो गई। ये पहला वाला न्यूक्लियॉन है, ये मैं बना रहा हूं, तो पहले वाले न्यूक्लियॉन से अब दूर हो गए। तो जब दूर हो गए तो इनका इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अब ये दूर हो गए। क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज्ड होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने या घटाने में ये कोई फर्क ही नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि ये दूर है, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्ट ही नहीं कर रहा। जो यहां पर हमारा न्यूक्लियॉन है वो इस अपने बगल वाले के साथ, अ, जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके साथ बंधा होगा, ठीक है। तो किसी भी आप न्यूक्लियस को, न्यूक्लियॉन को अगर आप चूज करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आप किसी भी न्यूक्लियॉन को चूज करते हैं, तो उसके जो जस्ट चारों तरफ वाले होते हैं, और वो भी कुछ डिस्टेंस तक के, सिर्फ वही उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है उसको बताने में हेल्प करते हैं या उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जो थोड़े ज्यादा रेंज के होते हैं, जैसे कि ब्लू ब्लू वाले हैं, इनमें कोई भी बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगा। जो ब्लू कलर से मैंने बनाया दो, तो इनके बीच में कोई भी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज्ड होते हैं, यानी कि ब्लू वाले का ब्लू वाले के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपस में ऐसे पास पास हैं उन सब में ही इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो बीच में आपको कंसिस्टेंसी मिल रही है वो इसी कारण से ही मिल रही है कि यहां पर जो एक न्यूक्लियॉन है उसके चारों तरफ उसको भर लिया गया। अब जो आगे और न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ रहा है इस तरफ, तो वो थोड़ा दूर हो जा रहे हैं उस एक न्यूक्लियॉन से, जिसके कारण से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में कोई फर्क ज्यादा समझ पे नहीं आ रहा है। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 से लेकर 170 तक जो है वो यही है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज है। क्लियर यहां तक? तो अभी ये चीज मैंने बता ही दी कि अ मोर यूजफुल मेजर ऑफ द बाइंडिंग बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ईबी से ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा ईबीएन निकालना, क्योंकि हमें पता रहता है कि एक को बांधने में कितनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो जो हमारा निकल कर आता है ईबी बाई ए से, ईबीएन इज इक्वल टू ईबी बाई ए। ये फॉर्मूला समझ पे आ ही गया होगा। यानी कि अगर अभी आप देखें तो आपके पास कितने फॉर्मूले निकल कर आए?
एक तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, दूसरा ईबी का फॉर्मूला, ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। वही जो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है उस पे ही यहाँ पर मास डिफेक्ट रख दिया गया है, क्योंकि उतना मास डिफेक्ट जो होता है, जो हमारा डिफेक्ट के रूप में वो मास होता है, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी एनर्जी के साथ वो बंध जाते हैं सब आपस में, और फिर यहां पर आ जाता है ईबीएन, जो कि है ईबी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे ईबी का फॉर्मूला है उसको मैं मास डिफेक्ट के टर्म्स पर लिख रहा हूं। ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये तो आपने देखा। अगर मैं डेल्टा एम को यहां पर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम सी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, अगर इसी को मैं लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास जो फाइनल मास है, मतलब ऐसा सोचिए कि हम बना रहे हैं न्यूक्लियस को, फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यूक्लियस का, तो हमने जेड प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन्स को मिलाया, और मिलाने पर हमारे पास एक न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। ये न्यूक्लियस का मास है, यानी कि ये फाइनल मास है एक तरीके से। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एम आई, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इधर वाला, इस पूरे मास को मैं बोल रहा हूं इनिशियली इतना मास होना चाहिए। जब अलग अलग थे तो टोटल जो अलग अलग ऐसे रखे हुए थे न्यूक्लियस के अंदर, नहीं, प्रोटॉन्स जो थे वो सब अलग अलग रहे होंगे ना, जेड प्रोटॉन्स अलग अलग ऐसे थे अलग अलग जगह। जो हमारे न्यूट्रॉन्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे, अलग अलग थे। तो इनिशियली इनका मास जो था वो था इतना, इनको मिलाने के बाद जो मास बना वो बन गया न्यूक्लियस के मास के बराबर, जो कि हो गया एम फाइनल। तो यहां से लिख सकते हैं एम एफ, और इस तरीके से बन जाएगा सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, और ये कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि ये कहा गया कि 6 प्रोटॉन प्लस हमने 6 जो न्यूट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन को हमने बना दिया है एक O12। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में ढूंढना होगा कि इसका जो मास है वो कितना है। अगर ये फाइनल मास हो गया और इनका जो टोटल मास है वो एम आई होगा, तो एम आई माइनस एम एफ करना होगा और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे कि आपका बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस में एक और चीज आ जाती है, और वो ये होता है कि अगर इसी चीज को हमें बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स पर देखना हो, ठीक है, तो जब ये बात हमारी बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स पर आएगी वो अभी आपको समझ पे आ जाएगा कि आगे मैं क्या बताने वाला हूं। इस पूरे डिस्कशन में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि ईबी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एम आई माइनस एम एफ इंटू सी स्क्वायर। क्यों लिखा है ये समझ गए, एम आई क्या है, इनिशियल मास, यानी कि अगर इस तरीके से रिएक्शन दी हो तो इनिशियली कितना मास होना चाहिए, या इनिशियल कितना मास था और फाइनल कितना हो गया, उनको आप घटा दें तो निकल कर आ जाएगा मास डिफेक्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो इनिशियल मास यहां पर होगा वो ज्यादा होगा, तभी ये जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कुछ मास इसका चला जाता है एज अ मास डिफेक्ट। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इससे मैं बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आगे बताऊंगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ईबी इज इक्वल टू एम आई माइनस एम एफ सी स्क्वायर। अब देखिए एक चीज हमारे पास आती है कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था का ग्राफ था वर्सेस ए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए का, उसमें क्या क्या चीजें थी उसको देखिए। तो जो हमारा ग्राफ था वो कुछ ऐसा था कि ईबीएन और ए था, तो यहां पर ये ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे करते हुए फिर ऐसे हो गया, ठीक है। यहां पर कहीं पर ये 30 था और यहां पर कहीं पे 170, ए की वैल्यू है ये दोनों। और
फिर यहाँ पर Fe56 था, इसका जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। अगर हम देखें तो ये लगभग कांस्टेंट होती है बिटवीन 30 एंड 170। 30 से 170 के बीच में लगभग ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है EBN। द कर्व हैज अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ किसके लिए, A इक्वल टू 56 यानी कि आयरन। आयरन के लिए यहां पर जो हमारा EBN होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये जो मैंने डैश लाइन करके बनाई है ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन है, इससे ऊपर होता है ये, तो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर आता है जैसे कि यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 का जो हमारा वैल्यू होता है वो 7.6 होता है, जो कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे आ जाता है। ये चीज नोट कर ली, समझ पे आ गया। अब इस पे एक और इंफॉर्मेशन आने वाली है और वो ये है कि देखिए देख पा रहे हैं कि 30 से अगर हम ए को ए जो है ए उसको 30 से नीचे देखें या 170 से ऊपर देखें, 30 से नीचे देखें यानी कि इस तरफ, या 170 से ऊपर देखें, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ये कम है। 30 से कम वाले मास नंबर के जो हमारे न्यूक्लियाई हैं उनकी EBN 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और 170 से ज्यादा वाले जो हैं उनका जो हमारा EBN है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। मैं 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट EBN से ज्यादा वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं, और 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम EBN वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। इस तरफ वाले हैं वो सब देखो, जो इनका मास नंबर है वो काफी ज्यादा है, तो इनको हैवी बोलते हैं, हैवी न्यूक्लियाई। और इधर वालों को बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई या लाइटर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई अगर लाइटर है, या जो लाइट न्यूक्लियाई है या जो हैवी न्यूक्लियाई है, उनकी टेंडेंसी होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की EBN को अचीव करना। तो ये अचीव कैसे करते हैं, इसके लिए दो प्रोसेस आती है। एक तो है हमारा फ्यूजन और एक है फिजन। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, जो लाइट न्यूक्लियाई है वो आपस में जुड़े, और जब वो जुड़े, ठीक है, अब देखिए यहां पर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं, तो जब ये न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई जुड़े तो इनमें से जुड़ने पर, इनके जुड़ने पर कुछ मास निकल जाए एनर्जी की तरह, और इनकी EBN जो है वो बढ़ जाए। जबकि फिजन की प्रोसेस में ये चाहते हैं कि ये जो हमारे हैवी न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक हो जाए, और वो ब्रेक होकर जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा EBN को अचीव कर लें। क्यों, क्योंकि जब ये ब्रेक होंगे तो दो छोटे छोटे हमारे मास नंबर वाले न्यूक्लियाई निकल कर आएंगे। अगर वो 30 से 170 के बीच में लाई करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा फ्यूजन और फिजन का प्रोसेस है वो निकल कर आता है, और वही यहां पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, गेन इन BE इज इक्वल टू BE ऑफ प्रोडक्ट माइनस BE ऑफ रिएक्टेंट। कि बाइंडिंग एनर्जी में जो गेन होता है वो कैसे निकालते हैं। ये ग्राफ यहां तक समझ पे आ गया, सारी चीजें समझ पे आ गई, कैसे करना है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पे, कॉन्स्टेंसी क्यों हमें मिलती है। अब देखिए जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि EB इज इक्वल टू इनिशियल मास माइनस फाइनल मास C², इसको ही हम क्या कर दें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। आपको ये याद रखना है, सिर्फ मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं चीजों को, कि जो मास है, जैसे हमारा, जैसे मास इनिशियल है वो एसोसिएटेड होगा बाइंडिंग एनर्जी फाइनल से या BE फाइनल से। जो मास फाइनल है वो एसोसिएटेड होगा बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल से। बस इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है।
तो इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर हमें गेन इन बाइंडिंग एनर्जी देखनी है तो देखो दो प्रोसेस बताई ना, जैसे एक तो फ्यूजन, दो जुड़ के एक बनाते हैं, और दूसरा बताया फिजन, जिसमें कि एक ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस दो ही फॉर्म करते हैं, दो छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। बट होता क्या है कि अगर ये अपने आप हो रहे हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो अपने आप होती हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग में रखी हुई बॉल का नीचे गिरना या पहाड़ के ऊपर रखी हुई बॉल का नीचे गिरना। ये अपने आप क्यों गिर रही है? क्यों? क्योंकि ये अपनी एनर्जी को कम करना चाह रही है, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी गेन करना चाह रही है। जबकि यहां पर क्या होता है, जब मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी के केस में देखते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसके साथ ये बंधे हुए हैं आपस में, और ये बाइंडिंग एनर्जी तभी बढ़ती है जब एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो इनके पास है वो इससे बाहर जाना चाहते हैं। ओके, तो अब ये आपको यहां पर याद रखना है कि जैसे हम ये कहें कि इस प्रोसेस में या इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी का कितना गेन हुआ। देखिए याद रखिए दोनों ही केस में, जैसे मैंने एक बिल्डिंग से बॉल के गिरने का या एक बिल्डिंग से बॉल के गिरने का जो मैंने एग्जांपल दिया, या जैसे कि एक माउंटेन है, माउंटेन से बॉल के गिरने का एग्जांपल दिया, तो दोनों ही केस में जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो गई, और यहां पर भी इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो गई। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम हुई तो एनर्जी रिलीज हुई होगी ना दूसरे फॉर्म पे, एनर्जी रिलीज हुई होगी इनकी। क्लियर? उसी तरीके से यहां पर भी क्या है कि हीट एनर्जी के फॉर्म पे एनर्जी रिलीज होती है और बाइंडिंग एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर? इन दोनों प्रोसेस में जैसे हमें गेन इन बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, आप इनिशियल की बाइंडिंग एनर्जी में माइनस कर दें तो ये निकल कर आ जाता है गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, कि कितने ज्यादा इसने गेन किया इस प्रोसेस में, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी वाला पहला वाला फॉर्मूला याद है कि Eb इक्वल टू होता है mi माइनस एम एफ सी स्क्वायर, ये किसके टर्म्स पर था? मास के टर्म्स पर। और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी ही दे दिया जाए, प्रोडक्ट का मास ना देकर आपको प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी दे दी जाए, तो आपको ये करना होगा कि फाइनल की बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल की बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एम आई सी स्क्वायर वो बाइंडिंग एनर्जी को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर ये बी एफ माइनस बी आई ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी अलग से नहीं है, ये सब इंटर रिलेटेड है। अब देखिए द प्रॉपर्टी दैट अ गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंसेस ओनली न्यूक्लियंस क्लोज टू इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए जब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो कि गेन कितना हुआ बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो फाइनल वाले की है उस पे इनिशियल वाले की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी में कितना गेन हुआ। और इसी को अगर हमें इस टर्म्स पे निकालना हो कि मास हमें दे रखा है, जो हमारे पास इनिशियल मास था और जो फाइनल मास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई है तो इस फाइनल वाले का मास जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू टोटल इनिशियल मास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम आई माइनस एम एफ करते हैं, और एम आई जो है वो टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है इंटू सी स्क्वायर, तो ये भी गेन इन बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और ये कैसे निकल कर आया है ये वाला फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में रिलेट करके। और यही अगर हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और वो छोटे छोटे पार्ट्स पर ब्रेक करता है, तब भी इसका जो टोटल मास है वो एम एफ होगा और ये एम आई। इस केस में
यहां पर भी जो ये ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक होने के बाद भी इनका जो टोटल मास हमारा मिलता है वो इनिशियल मास से कम ही होता है। तो यहां पर भी गेन इन बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए Mi-Mf/c² करना होता है, जबकि इन दोनों की मिलाकर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी फाइनल वाली, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनिशियल वाले की बाइंडिंग एनर्जी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, वो अपने आप को स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और जो दूसरी एनर्जी थी हमारी वो हीट के फॉर्म पे रिलीज हो जाएगी। क्लियर? So to bind a nucleus together, there must be a strong attractive force of totally different kind. It must be strong enough to overcome the repulsion between positive charge, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसको हमें ओवरकम करने के लिए चाहिए होता है, टू बाइंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कूलॉम फोर्स से, जो कि दो चार्जेस के बीच में एक्ट करते हैं जब वो न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आ जाते हैं। यानी कि जब 10⁻⁻15 के ऑर्डर पर हमारे प्रोटॉन्स आ जाते हैं तो गुलाम फोर्स जो होता है वो हमारा कम पड़ जाता है न्यूक्लियर फोर्स के सामने। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बांध लेता है। प्रोटॉन प्रोटॉन जिनके बीच में रिपल्सन लग रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन जिनके बीच में रिपल्सन लग रहा था, न्यूक्लियर फोर्स के आते ही न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, हर जगह एक्ट नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स के एक्ट होने की एक डिस्टेंस है कि जब पार्टिकल्स या न्यूक्लियॉन्स हमारे 10⁻⁻15 के रेंज में होंगे, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, तभी उनमें न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। तो जब उतने पास तक इनको ले जाया जाता है किसी तरीके से या पहुंचते हैं, तो जो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स था उसको ओवरकम कर लेता है हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारा देखिए कुछ इस तरीके से फॉल करता है। अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। यानी कि अगर यहां पर दो हमारे न्यूक्लियॉन्स है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो फेम्टोमीटर के रेंज में है, यानी कि 10⁻15 मीटर्स के रेंज पर है, तो इनमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्ट करेगा। बट अगर यही न्यूक्लियॉन्स थोड़ा दूर हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि 10 इंटू 10⁻15 यानी कि 10⁻14 के रेंज पर अगर आ गए, तो होगा क्या, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लगना बंद हो जाएगा। वही चीज लिखी हुई है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली, यानी कि बहुत तेजी से घट जाता है दोनों दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, जैसे ही उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है थोड़ा सा कुछ फेम्टोमीटर से ज्यादा, जिसके कारण से सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस आ जाता है उस मीडियम पे लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस पर, जिसको कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था ये वाले ग्राफ में ऐसे करके जो था ना। तो ये जो कंसिस्टेंसी आ रही थी यहाँ पर, ऐसी कंसिस्टेंसी आ रही थी, वो किस वजह से आ रही थी, इसी कारण से आ रही थी क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, कुछ फेम्टोमीटर पर ही वर्क कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा भी अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, उनके बीच में लगने वाला जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो कम पड़ जाता है, मतलब लगता ही नहीं, फिर जीरो के बराबर आ जाता है। कुछ इस तरीके से हम ग्राफ देख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एमईवी और जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है उस पे ये ग्राफ बना हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना निगेटिव में होता है उसका मीनिंग ये होता है कि फोर्स उतना अट्रैक्टिव है। तो यहां पर देखिए ये पूरा फेम्टोमीटर पर है, तो कुछ फेम्टोमीटर मतलब एक फेम्टोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स था वो मैक्सिमम था। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस अगर 2 फेम्टोमीटर भी हो रही है, 3 फेम्टोमीटर भी हो रही है, तो पूरा जो हमारा फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जा रही है। जबकि अगर इससे और कम अगर डिस्टेंस पर जाते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू यानी कि रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट होने लगता है। और रिपल्सिव फोर्स जो इस तरफ का आता है, ध्यान दीजिएगा,
न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स भी आता है। वो कब आता है कि ऐसा ना हो कि दो प्रोटॉन्स इतने ज्यादा पास में आ जाए कि एक दूसरे को खत्म ही कर दें। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स इतना पास ले आता है कि वो पास पास रहें। ठीक है, इतना पास ले आता है कि वो पास पास रहें, बट इतना भी पास नहीं लाता कि वो दोनों एक दूसरे में मिलके डिस्ट्रॉय हो जाए। यानी कि बहुत ज्यादा पास आने पर, यानी कि कुछ फेम्टोमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर वो पहुंचते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। ये यहां पर देख पा रहे होंगे। तो वो रिपल्सिव फोर्स भी लगने लगता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होता है कुछ फेम्टोमीटर्स तक, और जीरो भी होता है। और अगर एक सर्टेन वैल्यू से बहुत कम अगर हमारी उसकी वैल्यू होने लगे, यानी कि फिर वो डिस्ट्रक्शन के फॉर्म पे अगर पहुंचने लगे, तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स लगता है। वो वापस उसको फिर उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर वो था। यानी कि वो हमेशा कोशिश करता है अट्रैक्टिव वाले रीजन में रहने की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, फॉर सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड फॉर सेपरेशन लेस देन आर नॉट द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। समझ गए? तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर की भी होता है और रिपल्सिव नेचर के भी होता है, और बहुत ज्यादा रिपल्सिव नेचर का होता है, ताकि वो एक दूसरे पे कोलाइड करके खत्म ना हो जाए। जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, इन सभी में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें से को जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट, बट क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा कि जो एच है, एच डाई पॉजिटिव, वो कैसे फॉर्म हुआ, या अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसे बना हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है यहाँ पर कि रेडियो एक्टिविटी में ये क्या चीज है। देखिए 2024 में ही इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको एकदम आपको डिस्कार्ड नहीं कर देना है। थोड़ा बहुत इसकी जो बेसिक्स हैं वो जानना जरूरी है, कि जैसे अल्फा डीके या बीटा डीके, गामा डीके, आखिर होते क्या है। अल्फा डीके, अल्फा डीके एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे कि हमारा जो हीलियम है उसका न्यूक्लियस बाहर आता है। अब हीलियम न्यूक्लियस का क्या मीनिंग है? हीलियम न्यूक्लियस का मीनिंग ये है कि एक ऐसी स्पीसीज जिसपे कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद हो, बस। तो एक ऐसा न्यूक्लियस जिसपे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे, वो कहलाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल। अब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन वाला जो हमारा एटम होता है वो होता है हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में होते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, जो हीलियम है, हीलियम से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि अब अंदर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और एक सिर्फ निगेटिव चार्ज है, तो प्लस वन चार्ज आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो हमारे पास क्या बचा? एच डाई पॉजिटिव, और इसी को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो वही होता है कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जहां पर कि हम दो इलेक्ट्रॉन पहले निकाल चुके होते हैं, बचता सिर्फ हमारे पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, वो कहलाता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा डीके में कई जगह पर ऐसा होता है कि हमारे पास एक कोई न्यूक्लियस है, वो अगर ब्रेक होता है तो उससे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। फिर जैसे बीटा डीके की बात है, तो बीटा डीके में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि दो तरीके के डीके होते हैं। एक तो डीके का मीनिंग ये है कि यहां पर या तो उस न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है? अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है, यानी कि वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इन बीटा डीके, न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली
एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, जिसको कि निगेटिव बीटा डीके बोलते हैं या सिंपली बीटा डीके भी बोलते हैं, या दूसरे चीज वो एमिट करता है वो होता है पोजिट्रॉन, जो कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है या तो पोजिट्रॉन एमिट करता है, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव बीटा डीके बोलते हैं। जो कॉमन एग्जांपल है निगेटिव बीटा डीके का वो है जैसे 15p32 में ये बन जाता है 16s32, उस पे से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, साथ में हमारे रिलीज होता है एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। यानी कि यहां पर अंदर प्रोसेस क्या हो रही है, अंदर की अगर प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब इसके अंदर प्रोसेस कि देखो, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर फॉस्फोरस के अगर हम लोग देखें तो इस पे Z इक्वल टू 15 है, जो यहां पर N है वो हमारा 17 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 32, सॉरी मास नंबर 32 था। अगर यहीं पर हम लोग S को देखें, सल्फर को, तो इसमें जो Z है वो 16 हो गया, और जो N है वो है हमारा 16। तो हुआ क्या कि एक जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो पूरी हमारी इस पहले वाले की रिएक्शन बची वो ये बची कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो हमारा डिके होता है एक निगेटिव पार्टिकल, और वो इलेक्ट्रॉन डिके होता है, साथ में उसके निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन के साथ अगर डिके की बात आती है तो हमेशा एंटी न्यूट्रिनो होता है। अगर यही प्रोसेस अगर उल्टी हो जाए किसी तरीके से कि एन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, तो यहां पर रिलीज होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसी 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 प्रोसेस हो जाए कि जो न्यूट्रॉन है उस पे जैसे मान लीजिए पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन कैप्चर बोलते हैं इसको, तो इस पे क्या हो जाए, ऐसा अगर हो जाए तो यहां से प्रोटॉन फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रोसेस होती है। सॉरी, मैंने यहां पर ना उल्टा लिख दिया, मैंने पी पहले लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर एन पहले लिखना था मुझे, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये फिर ही बन जाएगा। ठीक है, मैंने बोला तो यही था ना कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है। ठीक है, मैंने पी पहले लिख दिया, कोई नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, फिर से बता देता हूँ। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में उसके रिलीज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारा जो है वो निगेटिव बीटा डीके है। और जब कभी ऐसा हो कि प्रोटॉन डीके हो जाए न्यूट्रॉन में, तो ये डीके होता है एक पॉजिट्रॉन डीके करता है, साथ में इस पे यहाँ पर न्यूट्रिनो रिलीज होता है। क्लियर? तो प्रोटॉन डीके हो जाता है न्यूट्रॉन में, और इस तरीके से। अब देखिए यहां पर जैसे बीटा पॉजिटिव डीके है तो ये हो जाएगा 11Na22, ये बन जाएगा 10Ne22 ई पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा जो है वो न्यूट्रिनो साथ में आ रहा है, ये होता है एंटी न्यूट्रिनो और ये होता है न्यूट्रिनो। क्लियर? ये तो अब देखिए, जैसे एटमिक नंबर जेड है हमारा, वो डिक्रीज हो जाता है एक, जब हमारा पॉजिटिव बीटा डीके होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब पॉजिटिव बीटा डीके हो रहा है तो जो जेड था जेड घट गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट होकर पहुंच गया है, न्यूट्रॉन बन गया। जबकि जब हमारा निगेटिव बीटा डीके होता है, निगेटिव बीटा डीके, तो इस पे जो जेड है वो एक बढ़ जाता है। देखिए जैसे कि जब हमारा अल्फा डीके होता है, अल्फा डीके में क्या प्रोसेस होगी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि कोई एक न्यूक्लियस है जिसका कि एटमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, इस पे हम क्या करें, अल्फा डीके को शो करें। तो अल्फा डीके का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर 2He4 डाई पॉजिटिव ये रिलीज हो रहा है, यानी कि A-4 और Z-2, ये हमारा अल्फा डीके होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटमिक नंबर जो है वो 2 घट जाता है अल्फा डीके होने की वजह से, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन आए कहां से, यही तो रिलीज हुए। फिर बात आती है गामा डीके की। तो गामा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जिस तरीके से एटम्स में हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये जानते हैं आप लोग कि एटम्स में एनर्जी लेवल होते हैं। हाइड्रोजन के अगर
हम एटम को देखें तो उस पे -13.6, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसी तरीके से यहां पर न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उन एनर्जी लेवल से जब एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन होता है उस न्यूक्लियस का, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है स्पॉन्टेनियसली डिके होकर। स्पॉन्टेनियसली का मतलब समझ पे आ रहा होगा कि अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है इसका मीनिंग वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी स्टेबिलिटी अगर वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो यहां पर रिलीज होती है एक फोटोन के फॉर्म पर, एक फोटोन रिलीज होता है। और ये जो फोटोन होता है इसकी एनर्जी वही एच न्यू होती है, बट इस गामा फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस एक सिंगल फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लाइट से कंपेयर करें तो इस सिंगल फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो गामा डीके कैसे होता है? जब हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में हो और स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाए अपने ग्राउंड स्टेट पर, तो एक फोटोन एमिट होता है उतनी एनर्जी का जितना कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप था, और इसको हम लोग बोलते हैं गामा डीके। और ये अगर लाइट वाला जो फोटोन होता है, यानी कि विजिबल लाइट वाला जो फोटोन होता है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हमें मिलती है। Gamma ray is emitted when a alpha or beta decay results in a daughter nucleus in an excited state। मतलब बेसिकली ये है कि किसी तरीके से अल्फा या बीटा डिके जब हो रहा है तो उस पे हमारा क्या हो गया, एक एक्साइटेड स्टेट फॉर्म हो गया है, तो उसको रिलीज करता है वो जो एक्साइटेड स्टेट की एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है उसको रिलीज करता है, और इस तरीके से वो जो है वो फोटोन को रिलीज कर देता है। देखिए जैसे in an explosion a body breaks up into two pieces of unequal masses, both part will have numerically equal momentum and lighter part will have more velocity। तो इस पे सीधे सीधे क्या है कि अगर हम हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है वो एकदम से बीच में कहीं पर एक्सप्लोड हो जाए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो जो मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व रहेगा। तो होता क्या है कि दोनों में इक्वल मोमेंटम सेपरेट हो जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर जाते हैं। यहां पर सिर्फ इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग की बात अभी आएगी, बट उससे ज्यादा अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जब कोई दो बॉडी एक्सप्लोड होती है, ब्रेक होती है, तो जो मोमेंटम होता है दोनों का वो दोनों का सेम होता है। यानी कि अगर ये m1 और v1 है इसका मोमेंटम, और इसका मोमेंटम m2 v2 है, तो दोनों ये बराबर होंगे। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होंगे, यानी कि दोनों का जो मॉड है वो बराबर होगा, बट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। जो लाइटर पार्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, यानी कि जिसका मास कम होगा इन दोनों में से उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, मोमेंटम को बराबर। तो इस लाइन से सिर्फ इतना चीज आता है कि अगर हमारा कोई न्यूक्लियाई ब्रेक हो रहा है तो कौन सा जो हमारा पार्ट है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ऐसा चीजें बस आती है। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस डिके इनटू टू और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स, या फिर व्हेन लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू अ हैवी न्यूक्लियस फ्यूजन। यानी कि जब दो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाए, यानी दो हमारे जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो मिल जाए और एक हमारा न्यूक्लियाई फॉर्म करें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, और उस पर भी एनर्जी रिलीज होती है। या जब दो हमारे पास जैसे कि हमें एक ऐसी स्पीसीज है जहां पर कि उसका न्यूक्लियस बहुत हैवी है, उसको डिके कर दे दो इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स पर, ऐसी प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। तो जैसे 92 यूरेनियम 235 है, उसको हम लोग ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। वो क्रिप्टन और बैरियम में ब्रेक हो जाता है जब उस पर फास्ट जैसे सॉरी स्लो मूविंग जब न्यूट्रॉन उस पर फॉल कराए जाते हैं, बम्बार्ड कराए जाते हैं, तो वो दो पार्ट्स पर ब्रेक हो जाता है और उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करता है। तो देखिए फिजन की प्रोसेस जैसे कि 92 यूरेनियम 235 है, इस पे हम
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कराएं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। और इसी कारण से ही दो चीजें यहां से निकल कर आ जाती हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अचीव करने के लिए एक तो हमारे पास आ जाता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम यह होता है कि वो क्या करे कि यहां पर जितने भी जैसे कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब रिलीज होते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को कम कर दें ताकि ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हो जाए, जिससे कि वापस ये 92 यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है उसके साथ टकराएं और ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हो जाए। किस तरीके से? एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन गया 92 यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है उससे टकराया और ये बन गया हमारे पास एक बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज, जो कि है बहुत ज्यादा हमारा अनस्टेबल। अब देखिए यहां पर जो इंटरमीडिएट शब्द आया और यहां पर जो मैंने इंटरमीडिएट शब्द इस्तेमाल किया, दोनों डिफरेंट है। यहां पर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स इनकी बात हो रही है, ठीक है। और इंटरमीडिएट शब्द इसलिए आया क्योंकि वो ईबीएन की बात कर रहे हैं कि यहां वाला ब्रेक होकर इस इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। यहां पर ये इस इंटरमीडिएट की बात हो रही है और मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब न्यूट्रॉन इससे टकराया तो ये एक स्पीसीज फॉर्म करता है जो कि यहाँ पर हाईली अनस्टेबल होता है। ये फिर ब्रेक हो जाता है 56 BA 144, 36 क्रिप्टन 89 और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। और ये काफी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वही हीट के फॉर्म वाली एनर्जी। तो द सेम रिएक्शन कैन प्रोड्यूस अदर पेयर्स ऑफ इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स। इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स का मीनिंग ये है, जैसे कि 0 N1 92 यूनिट 235 ये हुआ, और SB और NB फॉर्म हुए, ये भी ऐसा फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर 4 न्यूट्रॉन्स फॉर्म होते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है, जैसे कि ये भी 0 N1 92 यूरेन 35 54 XC 140 38 SR 94 और 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। साथ में इनमें सब में एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास इनिशियल स्पीसीज है, इस पे अगर हम ईबीएन को देखें तो वो कम है एज कंपेयर टू इनकी। अब जब हम टोटल ईबीएन देखें, इनकी टोटल ईबीएन इसके सिंगल के ईबीएन से ज्यादा होती है, तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनती है। तो ये जब द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका मेन जो वहां पर प्रोसेस हो रहा होता है वो न्यूक्लियर फिजन का हो रहा होता है। इस पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग ऑफ मॉडरेटर एंड जो हमारा रॉड्स होती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे बोरॉन और कैडमियम की रॉड्स होती हैं। यहां पर अब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई एक बार में तो वो एटम बॉम्ब का फॉर्म ले लेगी, जो कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। द कोर ऑफ रिएक्टर इज द साइट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इट कंटेन्स द फ्यूल एलिमेंट इन सुटेबली फैब्रिकेटेड फॉर्म। यहाँ पर हम उसको कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन की ही प्रोसेस हो रहा होता है बट उसको कंट्रोल्ड वे में रखा जाता है। अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ ये जो प्रोसेस होती है वो स्टार्स वगैरह में होती है एनर्जी जनरेशन की। और आपने हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब वो भी एक एटम बॉम्ब भी है, बस इस तरीके का वो बॉम्ब है जिसपे कि न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन की प्रोसेस कराते हैं। पहले तो उसपे जो है वो एक बॉम्ब फोड़ते हैं जो कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कराता है। उसके बाद वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि जो हाइड्रोजन के हमारे एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन बन जाता है और वो फिर बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी होने की वजह से कोलंबियन रिपल्सन को ओवरकम करते हैं, रेंज में आ जाते हैं उस पे न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज पे, और वहां पर पहुंचते ही वो फिर हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं लंबी प्रोसेस से। और इस तरीके से वो जो है फिर से एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट फिर से प्रोड्यूस होती है। और सेम प्रोसेस हमारी हो रही होती है स्टार्स के अंदर, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉम्ब फूट रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन बॉम्ब फूटते हैं वहां पर।
तो व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय मॉडरेटर मॉडरेटर, ठीक है, इट्स मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर होता है, ना तो मॉडरेटर ना तो मॉडरेटर, मॉडरेटर। क्लियर? तो देखिए, मॉडरेटर एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूज किया जाता है न्यूट्रॉन्स जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करते हैं, उनकी एनर्जी को कम करने के लिए। क्लियर? तो ये मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर के एग्जाम्पल है जैसे कि वाटर या हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये सब होते हैं। तो इनका बेसिक काम ये होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देना। फिर आती है हमारे पास कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स हमारी बोरॉन या कैडमियम की बनी होती हैं, जो कि न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेती हैं। अगर न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, यानी कि होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन हमने मारा और एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बन गए, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। अब एक फिर से न्यूट्रॉन वो 3 न्यूट्रॉन को जन्म दे सकता है, यानी कि ये जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगती है। और अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ हो गया तो जो रिएक्टर है वो हमारा ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वो बॉम्ब बन गया, एकदम से रिएक्शन बढ़ गई। तो नंबर्स को कंट्रोल रखने के लिए हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज करते हैं कैडमियम या बोरॉन की रॉड, जो कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस होकर उनके नंबर को हमने क्या कर दिया, फिर से जो एक्स्ट्रा थे उसको कैप्चर कर लिया। तो जब हम कैप्चर कर लेते हैं, बाकी यहां पर जो हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स थे उनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ 3 न्यूट्रॉन्स को बचाया। तो ये फिर से ऐसे करेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करें, 3 3 करके 9 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे, इनमें से फिर से 6 को हम लोग एब्जॉर्ब करा लेंगे, बचेंगे सिर्फ 3। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ेगी। अगर हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है ज्यादा, तो सिर्फ अब 4 4 हम यहाँ पर जो है वो, सॉरी, 3 न्यूट्रॉन्स को सिर्फ करा सकते हैं एब्जॉर्ब, या 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, या 4 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो एक कंट्रोल्ड वे में थोड़ा सा आगे जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। अगर हमें इसको बंद करना है तो जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर एब्जॉर्ब करा लेंगे, रिएक्शन बंद हो जाएगी। उनको कंट्रोल रॉड्स बोलते हैं, बोरॉन और कैडमियम से मिलकर बनी। तो अब आ जाता है वही कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पर हमने फ्यूजन की बात कर ली कि उसको कैसे कंट्रोल करना है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर। जब बात आती है कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो फिलहाल अभी ये पॉसिबल नहीं है, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, इस पे काम चल रहा है। तो द एम इज टू जनरेट स्टेडी पावर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स की, जिसपे कि अभी काम चल रहा है। इस पे कोई देश काम नहीं कर रहा है, इस पे बहुत ढेर सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया भी उस पे इंक्लूडेड है। फिजिक्स की बुक में जो आखिरी, मतलब एनसीईआरटी जो बुक है ना फिजिक्स वाली, उसके आखिरी में जो एक बना हुआ है डायग्राम ITER, वो इसी चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो बस अभी आप हम लोग सिलेबस से भटकना नहीं है, टू द पॉइंट रखना। तो ये जो जो भी चीजें मैंने बताई वो टू द पॉइंट चीजें थी जो आपको इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। अब देखिए कुछ चीजें हैं जिनको कि अब हम रिवाइज करेंगे, वन लाइनर। तो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो भी मैंने अब आपको बताया है, तो अब यहां से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर अ न्यूक्लियस, डेंसिटी इज मैक्सिमम at its center and decreases as we move outward from the nucleus. If two small nuclei is combined to form a relatively heavy nucleus, then binding energy per nucleon increases. ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर दो स्मॉल न्यूक्लियाई को कंबाइन कर दिया जाए, एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म, रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियस बोला है, यानी कि इन दोनों के, मतलब जैसे दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, तो इस स्मॉल न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में जो हैवी न्यूक्लियस होगा उसकी बात हो रही है। वो एक्चुअल में हैवी न्यूक्लियस है, यानी कि यूरेनियम 238 के आसपास की बात नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ टू स्मॉल न्यूक्लियाई इज कंबाइंड टू फॉर्म अ रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियस, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस।
इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज आर ऑबेड। किसी भी तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है तो उस पर ये जो लॉ है वो फॉलो होते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसके साथ साथ और भी बहुत ढेर सारे लॉज होते हैं जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इतना आपको यहां पर याद रखना है। अब देखिए, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फ्यूजन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बट प्रोटॉन्स आर नीडेड फॉर फ्यूजन। जैसे न्यूट्रॉन की हेल्प से हम लोग फ्यूजन करा रहे थे, और प्रोटॉन्स की जब बात आई यानी कि 1H1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम फॉर्म हो रहा है, तो फ्यूजन की बात हो रही है। प्लूटोनियम इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल एज कंपेयर टू अदर फिजनेबल मटेरियल। जो प्लूटोनियम है जो कि क्यूरेट किया जाता है, वो बेस्ट फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर। इट इज बिकॉज फिजन इन प्लूटोनियम कैन बी स्टार्टेड बाई बोथ स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन। प्लूटोनियम में फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन दोनों की हेल्प से हम लोग इसको मतलब जो रिएक्शन है उसको करा सकते हैं। फ्यूजन रिएक्टर्स आर बेटर देन फिजन रिएक्टर सिंस दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी अनवांटेड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ऐसा है तो, बट अभी तक फ्यूजन रिएक्टर्स हमारा कोई ऐसा प्रोड्यूस नहीं, मतलब ऐसा कोई फ्यूजन रिएक्टर बना नहीं अभी तक जो इनपुट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी डेवलप कर सके और स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अभी, ये वाला जो पॉइंट है वो कॉन्सेप्ट है कि फ्यूजन रिएक्टर्स आर बेटर देन फिजन रिएक्टर्स, क्योंकि वो कोई अनवांटेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो सब मिलकर हीलियम बना देता है, उसके अलावा कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करता। जबकि जो हमारे फिजन रिएक्शन है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस। याद रखिएगा, जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की वो इंडिपेंडेंट होती है साइज ऑफ द न्यूक्लियस से। अब यहां पर देखिए दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इन दो पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अब दोबारा। इस पे लिखा हुआ है फॉर अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। फॉर अ न्यूक्लियस डेंसिटी इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर एंड डिक्रीजेज एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि ये एक हमारे पास अगर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस से की सेंटर से आप आउटवर्ड बाहर तरफ जाएं और फिर देखें जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियॉन्स भरे होते हैं। बट यहां तक पहुंचते पहुंचते जो न्यूक्लियस के बीच की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी, न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और यहां पर बात हो रही है इस पॉइंट पर कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ। तो इनके अगर हम ओवरऑल डेंसिटी की बात करें, यानी कि पूरे वॉल्यूम से जब हम डिवाइड करके उसकी फिर डेंसिटी निकालते हैं, वो ये हमें पता चलती है कि इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी सबकी डेंसिटी जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर है सबकी डेंसिटी सेम है। अब देखिए, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज फाउंड टू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट डिटरमाइंड बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। जब हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की हेल्प से जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से जो हमने रेडियस निकाला है वो। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस को सेंस करते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही जो पार्टिकल हैं सिर्फ न्यूक्लियर मैटर के उस उनको ही सेंस करते हैं। आफ्टर आइंस्टीन शोड दैट, यानी कि ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो हमारा जैसे कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है या किसी तरीके से हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और हम आपसे पूछ लिया जाए कि हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो आप इस रिलेशन का यूज करते हैं, यहाँ पर मास की जगह पर मास डिफेक्ट जो होता है उसको पुट कर देते हैं। तो द नेचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व shows that एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस आर पॉसिबल। एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जैसे कि फिजन या फ्यूजन हो तो उसपे से हीट रिलीज हो। कैसे? जो जब लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और रिलेटिवली थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, तो वो
करते कैसे हैं, वो अपने थोड़ा सा मास को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, एनर्जी रिलीज कर देते हैं, अपने मास को थोड़ा सा घटाकर एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जबकि जब हमारे जैसे कि एक हैवी न्यूक्लियस है, वो फिजन का उस पर प्रोसेस होता है, तो वो भी दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, और उनकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल हमारे पास हैवी न्यूक्लियस जो है। फॉर फ्यूजन द लाइट न्यूक्लियाई मस्ट हैव सफिशिएंट इनिशियल एनर्जी टू ओवरकम द कूलम्ब पोटेंशियल बैरियर। इसका मीनिंग ये है कि फ्यूजन के लिए जैसे 1H1 हम सोचे कि इन दोनों को हम पास पास ले आए तो रिएक्शन हो जाएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन को पास ही तो लाना है, बट इन पे कूलम्ब पोटेंशियल बैरियर यानी कि कूलम्बियन फोर्स एक्ट होगा जो कि इनको दूर भेजेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि एक ये इतने पास आ सके, ये इतने पास आ सके कि अब जो न्यूक्लियर रेंज है वहां तक पहुंच जाए, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज पर पहुंच जाए, यानी कि 10⁻15 के ऑर्डर पर पहुंच जाए, और इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगे, कूलम्ब रिपल्सन को ओवरकम कर। इसको अचीव किया जा सकता है वेरी हाई टेम्परेचर पर। ऑल्दो बाइंडिंग एनर्जी per nucleon curve is smooth and slowly varying, it shows peak at nuclides like He4, O16, etc. This is considered as evidence of atom-like cell structure in nuclei. ठीक है, तो He4 पर O16 पर इनमें क्या होता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, तो इस पे भी माना जाता है कि ये सेल स्ट्रक्चर इनमें फॉर्म्ड है। और जैसा कि हमारा एटम का एक सेल स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से हम सोचते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी है, और उसी पे जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है गामा फोटोन के रूप में। फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल बट अ सिमिलर प्रोटॉन डिके इज जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि फ्री प्रोटॉन डिके नहीं होता है, फ्री न्यूट्रॉन डिके हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, जबकि फ्री प्रोटॉन हमारा जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो थोड़ा लाइटर होता है देन अ न्यूट्रॉन। क्योंकि देखो होता है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये खुद बने होते हैं कुछ पार्टिकल से, जिनको कि हम लोग क्वार्क बोलते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो खुद कुछ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको कि हम क्वार्क बोलते हैं। तो ज्यादा अभी आपके उस सिलेबस में वो चीज नहीं है। एक चीज आप याद रख सकते हैं इस पे कि जो प्रोटॉन होता है वो बना होता है अप अप और डाउन क्वार्क से, और जो न्यूट्रॉन बना होता है वो बना होता है अप डाउन और डाउन क्वार्क से। तो अप और डाउन का मीनिंग सिर्फ ये है कि वो नाम है, क्वार्क है दो तरीके के यहाँ पर फिलहाल आपके उस पे, कि अप अप क्वार्क और एक डाउन डाउन क्वार्क, इनके मिलने से एक प्रोटॉन बनता है, और जब अप एक क्वार्क हो दो डाउन क्वार्क हो तो एक न्यूट्रॉन। क्योंकि अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है 2/3 ई, और जो डाउन क्वार्क होता है उस पे होता है -1/3। ठीक है, -1/3 ये प्लस का। तो जब आप इनको दो अप हैं और एक माइनस है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3/3 यानी कि 1। तो वही यहाँ पर जो होता है वो +1 चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स पर देखिए तो 2/3 -1/3 -1/3 यानी कि 0। तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन, हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये क्यों ऐसा होता है? सोचिए जरा इसको, ऐसा क्या होता होगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोचिए इसको। देखिए क्वेश्चन जो होता है सिर्फ ये ऊपर वाला नहीं होता है कि हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट। अब आप सोचने लगे, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, तो इन चार ऑप्शंस को पढ़कर सोचिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे ही होते हैं। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन आर रिपल्सिव।
तो जब हम बात कर रहे हैं एक हैवी स्टेबल न्यूक्लिया की, हैवी से मतलब है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब जो नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा है और स्टेबल न्यूक्लिया की बात हो रही है, तो इनमें आपस में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। लड़ाई से मतलब है जैसे कि एक दूसरे को रिपेल नहीं करना चाहिए। तो अगर प्रोटॉन्स का नंबर जो है न्यूट्रॉन्स के नंबर में के नंबर से कम होगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर से क्या होगा, कम होगा, मतलब एक दूसरे को कंपेयर करें, तो प्रोटॉन क्योंकि कम होंगे तो उस न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये है थोड़ा सा इसका सिंपल सा आंसर कि स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इज रिपल्सिव व्हिच कॉजेज अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो उनमें जो रिपल्सिव फोर्स है वो एक्ट तो करेंगे ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, तो वो अनस्टेबल की तरफ बढ़ेंगे, अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन है आपके पास ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है। ये रहा आपका समय, सॉल्व करें इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एक्चुअल में वो हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस होने का मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, यानी कि आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल में एच ई डाई पॉजिटिव होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन उसके निकाले जा चुके होते हैं, तो बचता है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो दो। इसको देखिए, when a uranium isotope 92 uranium 235 is bombarded with a neutron, it generates 36 krypton 89, 3 neutrons and इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया है और इससे रिलेटेड दो रिएक्शंस और बताई हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो when a uranium isotopes 92 uranium 235 is bombarded with a neutron, it generates krypton, साथ में ऑप्शंस है आपके पास ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शंस है। ये रहा आपका समय, सॉल्व करें इसको। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो 56 बैरियम 144। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही है, यानी कि ब्रेक हो रहा है न्यूक्लियस। तो 92 यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन इस पे कैप्चर होता है। जब न्यूट्रॉन कैप्चर होता है तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म करता है 92 यूरेनियम 236, फिर ये ब्रेक हो जाता है, साथ में प्रोड्यूस करता है तीन, ये एक्चुअली लिखा हुआ है तीन न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये तीन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करता है, वो तो है ही। और देखिए यहां पर मैं आपको अब बता दूं कि अगर आपको इस क्यू को फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। एनर्जी है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है आप वो निकाल लें, और इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसको निकालकर माइनस कर दें, क्योंकि ब्रेक ये होकर ये बना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी बढ़ी है। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी होगी उतना ही हमारा जो एनर्जी है वो रिलीज हुई होगी। A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is, ऑप्शन है आपके पास ए 4:5, बी है 5:4, सी है 25:16 और डी है 1:1। क्या होगा, वन एक न्यूक्लियस है जिसका कि मास नंबर 189 है, वो दो न्यूक्लियाई पर ब्रेक हो रहा है जिसका कि मास नंबर हमारा 125 और 64 दे रखा है। तो हमें रेशियो बताना है उनके रेडियस का। क्वेश्चन
एकदम सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड है, R इज़ इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3, A जहाँ पर मास नंबर है। सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 5/4 यानी कि बी वाला आंसर। कैसे निकलेगा? जैसे कि आपको बताया हमने, R इज़ इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3। अब देखिए इस क्वेश्चन गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक तो मास नंबर की बात हो रही है। मास नंबर A होता है, ये याद रखिए। और जो रेडियस है वो A से कुछ हमारा इस तरीके से रिलेटेड है। तो अगर एक 189 जिसका मास नंबर था, कोई न्यूक्लियस, वो ब्रेक हो गया 125 और 64 वाले मास नंबर पे, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये निकाल सकते हैं R1 बाई R2 इज़ इक्वल टू A1 बाई A2 टू द पावर 1/3 करके। और A1 अगर 125 लिख दें, जो A2 है वो 64 लिख दें, तो इसका जब क्यूब रूट लेंगे, क्यों? क्योंकि 125 जो होता है वो होता है 5 क्यूब और जो 64 है वो है 4 क्यूब। तो क्यूब रूट लेने पर हमें आज मिल जाएगा 5/4। इस क्वेश्चन को देखिए। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज 11Na22 बन गया X प्लस ई टू द पावर प्लस प्लस यहां पर एक न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है और पॉजिट्रॉन के साथ हमारा यहाँ पर न्यूट्रिनो आता है। इसके ऑप्शंस देखिए, ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शंस हैं। इस रिएक्शन को भी मैंने डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड जो दूसरी पॉसिबल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस किया था, जो कि पूछी जा सकती हैं आगे वाले एग्जाम्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 10Ne22। कैसे? ये रिएक्शन हमारी जो दे रखी है 11Na12 और ZXA, और यहाँ पर एक हमारा पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो याद करिए क्या होगा यहाँ पर? जब हमारा पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो Z बढ़ता है या घटता है? Z बढ़ता है या घटता है? Z घटता है। जब पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो Z घटता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर मिलकर हमारा यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो जब पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, यानी कि इससे एक नंबर रिलीज हो गया, तो यहाँ पर घट के ही आएगा ना नंबर। तो क्या कितना आएगा? 10 आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Z बराबर 10, जो कि हो जाएगा Ne। तो Ne 10 Ne22 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 11 Na ये 22 है एक्चुअली। ठीक है? ये 22 है, यहाँ पर ये 12 नहीं, ये 22 है। ठीक है? ठीक है, तो 11 Na22 इस तरीके से ब्रेक हो गया।